राम राम जी सारे ने। तो मैं नरेंद्र कुमार सर्वोदय क्लासेस पदमपुर से गंगानगर कोचिंग सेंटर का एक टीचर जो आपको साइंस करवाता हूँ। कल हमने बात की थी अपने टॉपिक के बारे में, कौन सा, पांच जगत प्रणाली के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पांच जगत प्रणाली किसने दी थी, कब उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बारे में अपने ये सारी बातें कर ली थी, लेकिन उसके बारे में मैंने आपको छोटी सी चीज बताई थी, वहां तक अपने सारा डिस्कस कर लिया था। अब अपने बात करते हैं, छोटा सा एक कंसेप्ट बताना है आपको भी, कोशिका क्या होती है। कोशिका ये देखना बहुत जरूरी है। कोशिका का हमारे एक अलग से अध्याय लगता है, जिसको हम विस्तार से अध्ययन उस अध्याय में करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना ही बताना है कि कोशिका होती क्या है। कोशिका होती है किसी भी जीव की क्रियात्मक इकाई, रचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई। मतलब ये है कि किसी भी जीव की उसकी रचना के लिए उसकी जब सूक्ष्म या सबसे छोटी इकाई होगी ना, वो कोशिका ही होगी। जिस प्रकार एक मकान बनाने के लिए हमें एक ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक एक ईंटों से करके एक पूरा मकान तैयार होता है। उसी प्रकार एक एक कोशिका से मिलकर पूरे संपूर्ण शरीर का, किसी जीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो कोशिका की खोज हुई थी 1665 में। कब हुई थी दोस्तों? 1665 में। 1665 में किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? खोज की थी भाई साहब रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। ये बात सभी को पता है। क्या बात पता है कि कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665। और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी ना, वो एक मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। उस कोशिका के अंदर कोई जीवन नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ इन्होंने पहली बार सूक्ष्मदर्शी की भी खोज इन्होंने की थी। इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी को बनाया, उसके बाद में ही कोशिका की खोज हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने जिस मृत कोशिका को खोजा था ना, वो एक पादप की कोशिका थी। किसकी कोशिका थी? पादप की कोशिका थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी कोशिका थी? पादप की कोशिका। ठीक है, अब आपको पता होगा या नहीं पता तो अपने आपको याद करवाएंगे कि पादप कोशिका के अंदर सबसे बाहरी भाग होता है कोशिका भित्ति। कौन सा भाग होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। सभी को पता है दोस्तों कि कोशिका की खोज जो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कोशिका भित्ति की खोज बताइए किसने की थी। वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने की थी, ये तो हमें सर ने बताया थी, तो वो हम आपको बताएंगे, उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोशिका भित्ति की खोज भी किसने कर दी थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने कर दी थी। कोशिका की खोज किसने कर दी थी दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक ने कर दी थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो भी रॉबर्ट हुक ने की थी। सूक्ष्मदर्शी की खोज पूछा जाए तो भी रॉबर्ट हुक जी ने कर दी थी। ठीक है जी, अपने अभी इसी के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे। अब देखिए होता क्या है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। देखिए इसको थोड़ा सा, कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं। एक होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक होती है दोस्तों यूकैरियोटिक। एक होती है दोस्तों यूकैरियोटिक। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो हम इसको क्लियर भी करेंगे। देखिए कैसे। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो नाम दोनों मिक्स हो रहे हैं, कौन सी प्रोकैरियोटिक है कौन सी यूकैरियोटिक है। तो चिंता नहीं करनी, हम बैठे हैं, उसकी आप चिंता मत करो। आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक ही लाइन में हम क्लियर कर देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कैसे? आपको पता है कि कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ आपको याद करवाने का बिल्कुल आसान तरीका। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है भाई साहब पुराना। क्या होता है दोस्तों? पुराना, अविकसित, अविकसित, आभासी। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ इस बात का कि वे कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कौन सी कोशिकाएं होंगी? वे कोशिकाएं जिसके अंदर पुराना केंद्रक, पुराना केंद्रक कुछ विशेष याद करने के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अविकसित केंद्रक, आभासी केंद्रक, मतलब केंद्रक
संपूर्ण रूप से पूरा केंद्रक नहीं पाया जाएगा, उसके अंदर केंद्र का आभास होगा, अविकसित होगा, केंद्रक होगा जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब पुराना केंद्रक या आभासी केंद्रक वाली कोशिकाएं। इस कोशिकाओं के अंदर एक खास बात और होती है कि इनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं दोस्तों, कोशिका में पाए जाने वाले अंग, उनको बोलते हैं कोशिकांग। इसके अंदर कोशिकांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, लगभग कोशिकांग इसके अंदर नहीं पाए जाते। दूसरी बात इसकी क्या, ये सभी कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है एक कोशिकीय जीव में। किसमें पाई जाएंगी दोस्तों? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। इतनी बात क्लियर? अब आप पूछोगे कि सर ये भाई नए नए नाम लेके आ रहे हो आप तो, ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों जिन जीव जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। बस उनका शरीर है बस ऐसे, एक कोशिका बनी है, एक इसके अंदर केंद्रक पाया जा रहा है, बस कुछ नहीं है, मजे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई टेंशन नहीं है। इसका एक बहुत पुराना एग्जांपल है और सभी को याद होता है, मान लीजिए इसका एग्जांपल होता है अमीबा। और आपको एक बात बता दूं, अमीबा को अमर प्राणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अमर प्राणी। क्या बोलते हैं दोस्तों? अमर प्राणी बोलते हैं इससे, ये बात खास करके ध्यान रख लेना आप। अब देखिए, अभी अपने इतनी बात करेंगे, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। वो इसमें यू का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब क्या होता है? केंद्रक। यू का मतलब आप याद करो न्यू से, न्यू का मतलब होता है नया, केंद्रक। अब कोई दिक्कत हुई नहीं? कैसे नया केंद्रक? मतलब आपको पता है पुराने से जब कोई चीज नहीं बनती है तो वो विकसित होती है। मतलब क्या है इस बात का? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर संपूर्ण विकसित, क्या चीज है? संपूर्ण विकसित कोशिकांग व केंद्रक दोनों पाए जाएंगे। केंद्रक व कोशिकांग संपूर्ण विकसित रूप से पाए जाएंगे, मतलब वो कोशिका क्या होगी? संपूर्ण रूप से विकसित होगी। अब संपूर्ण रूप से विकसित होगी तो यह एक कोशिकीय जीवों में भी पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी दोस्तों? एक कोशिकीय जीवों में भी पाई जाएगी और बहुकोशिकीय जीवों में भी पाई जाएगी। अब आपको बताते हैं एक कोशिकीय जीव तो सर हमें समझ में आ गया कि क्या होता है, जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन बहुकोशिकीय का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा शरीर एक कोशिका से मिलकर नहीं बना है, हमारा शरीर जो बना है ना वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। इतनी बात करते हैं अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब तो याद हो गया होगा तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बता देंगे ना, याद होगा तो आपका बैठा करवा देंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने इसके बारे में, पांच जगत प्रणाली के बारे में। तो पांच जगत प्रणाली किसने दी थी दोस्तों? सभी कमेंट करके बताएंगे। पांच जगत प्रणाली दी थी दोस्तों, पांच जगत प्रणाली ये दी थी भाई साहब किसने? R.H. विटेकर। किसने दी थी दोस्तों? R.H. विटेकर ने दी थी। ठीक है जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस भाई साहब ने क्या किया, इसने जब विभाजन किया ना, सबसे पहले इसने देखा कि मैं तो विभाजन ऐसे ही नहीं करूंगा, कुछ विशेष देखूंगा इसमें। तो इसने विशेष क्या देखा? इसने देखा कि मैं इसको कोशिकाओं के आधार पर बांटता हूं, कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर बांटता हूं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसने पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव लिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका को उठाया। अब जिस प्रकार के जगत में प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाएंगे उसको उसने कौन से जगत में रख दिया दोस्तों? मोनेरा जगत में। किसमें रखा दोस्तों? मोनेरा जगत में। अब वो पूछ लेगा कि मोनेरा जगत के अंदर किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आपको बताना है दोस्तों प्रोकैरियोटिक। क्या बताना है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है जी, यहां तक तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद में इसने क्या किया? यूकैरियोटिक कोशिकाएं लेगा, यूकैरियोटिक
अब यूकैरियोटिक के अंदर 4 जगत और कौन कौन से आएंगे दोस्तों? दूसरा जगत आता है दोस्तों प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा। तीसरा आता है दोस्तों कवक। चौथा आता है दोस्तों प्लांटी। और पांचवा आता है एनिमेलिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, मुनेरा। मुनेरा के अंदर अविकसित केंद्रक, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव होंगे। दूसरी बात, इस जगत के अंदर जितने भी जीव होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे? एक कोशिकीय होंगे। कौन से होंगे दोस्तों? एक कोशिकीय जीव होंगे और वो होंगे सूक्ष्म जीव। क्या होंगे दोस्तों? सूक्ष्म जीव। अब आपको एक बात बता देता हूं, सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो जीवों को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसका अध्ययन हम अपनी खुली आंखों की संरचना से नहीं कर सकते, उनकी संरचनाओं का अध्ययन अपने खुली आंखों से नहीं कर सकते, वो होते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो मुनेरा जगत होता है अपना कंप्लीट। अब यूकैरियोटिक के अंदर क्या होगा? संपूर्ण विकसित कोशिकाएं होंगी, संपूर्ण विकसित कोशिकांग होगा, संपूर्ण विकसित केंद्रक होगा। लेकिन अब इसने क्या किया कि अब इनको चारों को मैंने एक जगत में रख दिया, अब इनको मैं अलग अलग भागों में बांटता हूं, इनको भी अलग अलग करना पड़ेगा। अब इसने इसको कैसे उठाया? क्योंकि इसके अंदर जो जीव थे वो एक कोशिकीय भी थे और बहुकोशिकीय भी थे, तो इसने सोचा कि चलो अपने यही हालत में अब क्या दिक्कत है, अब अपने आधार किसको लेते हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, यहां तक अब इसने क्या किया भाई साहब ने? इसने आधार बनाया किसको? कोशिका का प्रकार को। किसको आधार बनाया? कोशिका के प्रकार को। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है दोस्तों, इसको आधार बनाया इसने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो मतलब इसने क्या बोला कि एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी, अब इसने क्या किया? तो इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं होंगी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी। पर इसके अंदर जिसने एक कोशिकीय जगत को रखा, जिसके अंदर वे जीव रखे जिनका केवल शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, तो उस जगत का उसने नाम दे दिया कौन सा? प्रोटिस्टा। कौन सा जगत का नाम दे दिया दोस्तों? प्रोटिस्टा। ठीक है, मतलब क्या होगा? अगर वो पूछे कि ऐसे जीव को कौन से जगत में रखा जाता है जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बनता है तथा उनमें कोशिका का प्रकार एक कोशिकीय होता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसको प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। इसका एक एग्जांपल है, बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत फेमस एग्जांपल है, जिसका नाम है यूग्लिना। आपने सुना होगा यूग्लिना, नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं कि यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत के अंदर आता है। अब यूग्लिना की खास बात क्या है? यूग्लिना एक ऐसा प्राणी है या ऐसा जंतु है या ऐसा जीव है या ऐसा एक सूक्ष्म जीव है जो पादप व जंतु जगत की योजक कड़ी माना जाता है। पादप व जंतु जगत की योजक कड़ी क्या माना जाता है दोस्तों? पादप व जंतु जगत की योजक कड़ी। अब आप सोचोगे कि सर ये योजक कड़ी क्या होती है? देखिए दोस्तों, योजक कड़ी वो होती है जो कि दो चीजों को आपस में जोड़ती है। जैसे कि यूग्लिना क्या है? यूग्लिना के अंदर पादप के भी लक्षण पाए जाते हैं और जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं। जिस प्रकार से इसकी कोशिका के अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाएगा और उसमें और भी जंतु जंतिकाओं के जो कोशिकांग होते हैं वो भी पाए जाएंगे। इसका विस्तार से अध्ययन हम जंतु जगत जब करेंगे उसमें अपने और विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी प्रोटिस्टा के बारे में अपने जगत की प्रणाली की बात कर रहे हैं, फिर इसका एक एक जगत का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसके बारे में और अपने अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर कौन कौन से जगत बचे? कौन कौन से बचे दोस्तों? एक तो बचा कवक, दूसरा बचा प्लांटी और तीसरा बचा एनिमेलिया। ठीक है दोस्तों, अब इसने सोचा कि ये तो सारे बहुकोशिकीय हो गए। आपको पता है
कवक भी बहुकोशिकीय होते हैं, प्लांट्स भी बहुकोशिकीय होते हैं, हम एनिमेलिया जगत में आते हैं तो हम तो बहुकोशिकीय हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब आर्ट टेकर भाई साहब ने क्या किया कि अब मैं इसको सारे मेरे पास बहुकोशिकीय हैं और मेरे पास जगत कौन कौन से बच्चे हैं, एक तो कवक बच्चा है, एक प्लांटी बच्चा है और एक एनिमेलिया बच्चा है। अब इसको मैं क्या करूं, कैसे अलग करूं? तो इसने फिर आधार बनाया पोषण को। क्या आधार बनाया दोस्तों? पोषण को। इसने कहा कि मैं स्वपोषी और विषमपोषी को अलग अलग कर लेता हूं। किसको? स्वपोषी को अलग कर लेता हूं और विषमपोषी को अलग कर लेता हूं। तो इसने क्या किया, प्लांटी को तो रख दिया स्वपोषी में। क्या हो गया? प्लांटी स्वपोषी। और बाकी जो दो बचे कौन कौन से? कवक और एनिमेलिया। कवक और एनिमेलिया, इनको रख दिया इसने परपोषी या विषमपोषी। ठीक है, परपोषी या विषमपोषी। अब देखिए, आपको पता है प्लांटी के अंदर पादप आते हैं, वनस्पति जगत आते हैं, और आपको पता होगा कि जो वनस्पति जगत के अंदर सभी पेड़ पौधों की बात करते हैं, और सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा? अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? क्लोरोफिल उसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पादप हरे होते हैं और वो सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संयोग करके ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं और साथ में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, और यही ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में प्रयुक्त होती है। तो ये एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक साइकिल चलता है, जिसकी वजह से हमारी प्रकृति का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस बार बोला जा रहा है कि प्लांट लगाइए, प्लांट लगाइए, गर्मी बढ़ रही है तो प्लांट लगाइए ना, फिर बातें करने से क्या होगा? ठीक है, चलिए अपने बात करते हैं अब इसके बारे में। स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये तो स्वपोषी अलग हो गया। अब इसने बोला कि परपोषी, अब इसको कैसे अलग करें? इसको भी तो अलग करना पड़ेगा। फिर इसने बताया कि इसको मैं अलग कर देता हूं परजीवी और परपोषी के रूप में। परजीवी और परपोषी के रूप में। ठीक है जी। अब इसने क्या किया कि कवक को तो रख दिया परजीवी में, किसमें रख दिया? कवक को परजीवी में, और जो बचा हुआ एनिमेलिया वो परपोषी हो ही गया। एनिमेलिया परपोषी हो ही गया। अब देखिए दोस्तों, आपको दो ही बातें बतानी है। क्या बतानी है? पहली बात ध्यान से सुनिए कि परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। मतलब कि दूसरों पर आश्रित का मतलब क्या होता है? आलसी होते हैं। प्रकार से मेहनत तो करते हैं पर उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी ये करते हैं। कैसे करेंगे? समझिए इस बात को। जैसे आपने अमरबेल को देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अमरबेल को जानते हो, आप सभी जानते हो, नाम सुना होगा। तो अमरबेल क्या करती है? एक पादप होता है, किसी भी एक पेड़ पे वो लगनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे उस पेड़ को ही खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि वो उस पर परजीवी के रूप में चढ़ जाती है। ठीक है, और उसी से जो पौधा अपना भोजन बनाता है ना, वो सारा का सारा अमरबेल अपने ऊपर ले लेती है और पौधे को हो जाता है उससे नुकसान। और एक आपने देखा होगा, हमारे शरीर पे भी बहुत से परजीवी पाए जाते हैं। जैसे बालों में किसी के जू वगैरह पड़ती है तो वो भी परजीवी के रूप में भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये तो परजीवी हो गई। ठीक है, और ये होता है परपोषी एनिमेलिया। परपोषी का मतलब क्या होते हैं? ये दूसरों पर आश्रित होते हैं, यानी कि स्वपोषियों पर आश्रित होते हैं, और परपोषियों पर भी आश्रित होते हैं, यानी कि अपने इस वर्ग को सर्वाहारी वर्ग में बोल सकते हैं। यानी कि हम जो एनिमेलिया वर्ग में जितने भी लोग आते हैं, एनिमेलिया को अपने स्तनधारी भी बोल सकते हैं। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, स्तनधारी भी कुछ जीव इसमें आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ आते हैं, लेकिन अपना इतना बोल सकते हैं सर्वभक्षी होते हैं, मतलब सब कुछ खा सकते हैं वो। ठीक है, इसके बाद में अलग अलग इसके वर्ग बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? अलग अलग इसके आगे और डिफाइनेशन किया जाता है। अभी आपको सिर्फ मैंने इतना डिफाइन करके बताया है, वो भी इतना कई बार ज्यादा हो जाता है, पर फिर भी कोई बात नहीं। अपने को सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? 5 जगत प्रणाली आर एच विटेकर साहब ने दी थी।
ठीक है। उसमें क्या क्या प्रणाली दी थी? पहले इसने 5 जगत में कौन कौन से जगत बनाए थे? मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया जगत। यहां पे इसने 5 जगत प्रणाली कर दी थी कंप्लीट। इसके बाद में आगे इनके वर्ग बनते हैं, जैसे कि अपने अगली क्लासेस जब करेंगे तो उसमें मुनेरा को अलग से पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को अलग से पढ़ेंगे, कवक को अलग से पढ़ेंगे, प्लांटी को अलग से पढ़ेंगे, एनिमेलिया को अलग से पढ़ेंगे। इनका विस्तृत रूप से अध्ययन अपने लगातार अगली क्लासों में करेंगे। तो जुड़े रहें सर्वोदय क्लासेस के साथ। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इस हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो जैसे आपको क्लास लगी उसका अपना जरूर अनुभव शेयर करें इस क्लास का साथ। तो थैंक यू।